तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता। आप सभी दर्शकों को 67वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन सन 1950 में विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे आर्थिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को बनाने और उसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लागू किया गया। इसी संविधान में देश के किसानों और कृषि का विकास करने का आधार भी हमारे महानायकों ने निश्चित किया और उसी पथ पर चलते हुए आज हमारे किसानों व कृषि वैज्ञानिकों ने देश को खाद्यान्नों, दूध उत्पादन, फल सब्जियों के उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि बाहरी देशों में इनका निर्यात कर देश को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने में अहम योगदान निभाया है। और हम सभी मिलकर 67वें गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेते हैं कि देश के विकास में आगे भी इसी तरह से भूमिका निभाते रहेंगे। इसी आशा के साथ चलिए अब रुख करते हैं आज के कार्यक्रम की मुख्य झलकियों की ओर। डेयरी व्यवसाय है लाभकारी, एक सफल पशुपालक का अनुभव। मिर्च की फसल में लगने वाले रोग एवं इनका नियंत्रण। तेल उत्पादन के लिए जिरेनियम की तकनीकी खेती पर जानकारी। प्रदेश के किसान खेती के साथ साथ डेयरी व्यवसाय में भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय से किसानों को अच्छी आमदनी मिल रही है। फलस्वरूप इस व्यवसाय में लाभ को देखते हुए गांव दादूपर जिला करनाल के किसान राजवीर सिंह ने डेयरी व्यवसाय को अपनाया, जो दूध और दुधारू पशुओं को बेचकर लाखों की आय कमा रहे हैं। और इस व्यवसाय में उनकी सफलता को देखते हुए देश और प्रदेश के कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं राजवीर सिंह से उनकी डेयरी व्यवसाय सफलता का राज क्या है। करनाल के गांव दादूपर में पशुपालन और डेयरी उद्योग से जुड़े इस किसान के इन पुरस्कारों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में राजवीर और उसके पूर्वजों ने कितनी मेहनत की होगी। किसान राजवीर के घर में रखी ये ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट्स इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने इस उद्योग को कितना बढ़ावा दिया है। राजवीर भी अपने पूर्वजों के इस कारोबार को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। किसान राजवीर खुश हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों के इस उद्योग को तीसरी पीढ़ी में बुलंदियों तक पहुंचाया है। राजवीर के पशु देश में लगाई जाने वाली अनेक पशु प्रदर्शनियों में प्रथम स्थान पर आते हैं। मैंने बहुत सारे पशुओं पे 1992 से लेके अब तक कम से कम 50 से भी ज़्यादा ट्रॉफियां मैंने हासिल की हैं। मैं हर साल नेशनल चैंपियनशिप मुक्तसर में हिस्सा लेता हूं, जिसमें वहां पर मेरा साहिवाल नस्ल का बुल कई बार फर्स्ट प्राइज इनाम लेके आया है। इस बार भी मैं अभी 8 से 12 जनवरी मैंने पार्टिसिपेट किया था, जहां से मेरे को लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास के इनाम मेरे को मिले हैं। मेरे पास लगभग 120 पशुओं का हर्ड है अपना है, जिसमें कुछ भैंसें, कुछ देसी नस्ल की गाय और कुछ विदेशी नस्ल की गाय हैं। मेरे पास जैसे साहिवाल नस्ल की गाय है, होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय है, जर्सी है, थारपारकर भी है और मुर्रा भैंस भी है। अभी मेरे पास करीब 40 पशु दूध दे रहे हैं।
एक पशु से हमारे को मैक्सिमम 50 से 55 लीटर तक दूध मिल जाता है। पशुपालन उद्योग से जुड़े राजबीर ने अपने इस कारोबार में नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया है। करीब 120 पशुओं के केंद्र में साहिवाल और अन्य नस्लों के पशु तैयार कर चुके हैं। अच्छी नस्ल के पशुओं के बच्चों को भी अन्य किसानों को मोटे दामों में बेचकर आमदनी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अन्य किसानों को भी इस कारोबार से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। राजबीर बताते हैं कि वो अपने पशुपालन उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की नस्लों के सीमेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि पशुओं की अच्छी नस्ल पैदा हो सके। नस्ल सुधार के लिए वो किसानों से अपील कर रहे हैं कि किसान अच्छी और बेहतर नस्ल के सीमेन का प्रयोग करें। इतना ही नहीं, वो किसानों को सीमेन भी मुहैया करवाते हैं ताकि पशुओं की नस्लों में अच्छा सुधार हो सके। अमूमन देखा जाता है कि आम नस्लों की गायों के बछड़ों की कीमत ना के बराबर होती है, लेकिन राजबीर की नस्ल सुधार का नतीजा ये है कि उनकी गायों के 10 महीने के बछड़े करीब 1 लाख रुपए में बिकते हैं। जैसे कुछ किसान होते हैं वो सोचते हैं भी गाय ने बछड़ा दे दिया वो बेकार होता है, लेकिन वो कमी खुद किसान की होती है क्योंकि किसान अच्छा सीमन यूज़ नहीं करता, और जो अच्छा सीमन यूज़ नहीं करेंगे तो बच्चे अच्छे नहीं आएंगे। अगर बच्चा अच्छा नहीं होगा तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगी। जो अगर हम अच्छी ब्रीड पैदा करने वाला जो चाह रखने वाला जो आदमी है हम उसको सीमन प्रोवाइड करा देते हैं, दे देते हैं उसको। नहीं, हम सभी पशुओं के बच्चे पालते हैं और पालने के बाद बड़ा करके उनको बेचते हैं। अभी तक हमने सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं ली है। हम इसका पशुओं का जो दूध पैदा होता है इसको हम हर रोज़ मार्केट में बेचते हैं और इससे हमारे को अच्छी आमदनी होती है। सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में देख रेख में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा मौसम के मुताबिक आपको भी गाय को ठंड से बचाना है या गाय को गर्मी से बचाना है, इसके बारे में आपको नॉलेज रखना पड़ता है। उसमें हरा चारा है, जैसे सर्दी के सीज़न में बरसीम और जई और मक्खन ग्रास है, साथ में उसको फीड दिया जाता है। जैसे और गर्मी के सीज़न में ज्वार है, मक्का है, ये चारा चलता रहता है। जैसे पशु जब बच्चा देने वाला होता है, एडवांस प्रेगनेंसी में होता है, उसके लिए एक तो उसको सॉफ्ट जगह में रखते हैं। जैसे पशु का जो आर्डर होता है उसके थन होते हैं वो बड़ा साइज हो जाता है, जिसको उसको कोई रगड़ ना लगे या उसको कोई मास्टाइटिस प्रॉब्लम ना आ जाए, उसके लिए उसको कच्ची जगह में, नरम जगह में रखना पड़ता है। और जब बच्चा देने को बिल्कुल तैयार होती है तो रात को भी उसका ध्यान रखना पड़ता है ताकि भाई बच्चा कोई सर्दी के मौसम में बच्चा दे देगा और उसको ठंड ना लगे, उसको बचाने के लिए उसको थोड़ा सा गर्म वातावरण में रखने के लिए उसको अंदर रखेंगे या फिर उसके पीछे कोई हीटर वगैरह लगाएंगे। देश में बेरोजगारी की समस्या एक बड़ा घर कर चुकी है। खासकर ग्रामीण अंचलों से आने वाले युवा ज्यादा संख्या में बेरोजगार हैं। पशुपालक राजबीर का मानना है कि युवाओं को इस उद्योग से जुड़ना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या से निजात पाई जा सके। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो इस उद्योग से जुड़कर थोड़ी सी सावधानी बरतकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मैं युवा किसानों के लिए एक ही सलाह देना चाहता हूं कि जैसे आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन अगर हमारे युवा इस धंधे को तौर तरीके से करें तो वो अपनी बेरोजगारी तो दूर करेंगे ही, साथ में और लोगों को भी रोजगार देंगे। हमारे जिन किसान भाइयों ने मिर्च की फसल लगा रखी है, इस फसल में अभी कई तरह के रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपने भी मिर्च की फसल लगा रखी है और इस समय मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी घासोलिया से। तो किसान भाइयों, आज अपन चर्चा कर रहे हैं मिर्च में लगने वाले रोग, उनकी पहचान और उनका नियंत्रण। तो किसान भाइयों, मिर्च में जो प्रमुख जो रोग लगते हैं उसमें एक तो लगता है एंथ्रेक्नोज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं श्यामवर्ण रोग, जिसमें फल गलन भी कहते हैं इसको। इसके अलावा एक मरोड़िया, जिसको बोलते हैं कि लीफ कर्ल, और तीसरी एक जो प्रमुख बीमारी आती है वो है जड़ गांठ रोग, रूट नोट बीमारी। तो किसान भाइयों, जो फल गलने वाली समस्या है उसको बोलते हैं हम डायबेक भी कहते हैं इसको। जिसमें जो बीमारी आती है फफूंद से आती है, और जब बीमारी आ जाती है फफूंद से तो पौधे जो हैं ऊपर से मरते हुए नीचे तरफ बढ़ते रहते हैं, ऊपर से सूखना चालू करते हैं, डंठलों पे ब्राउन या भूरे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ ही साथ जब फल बढ़ना चालू हो जाते हैं, अगर उस टाइम ये बीमारी ज़्यादा उग्र है तो फलों पर
सफ़ेद रंग के या सफ़ेद चकते बन जाते हैं। वो चकते धीरे धीरे बाद में भूरे कलर के होते हैं, काले रंग में बदल जाते हैं। और वो जो काले रंग के धब्बे हैं उस पर छोटी छोटी काली काली बूंदों जैसी डॉट डॉट सी प्रोटीन बॉडीज बन जाती हैं। फफूंद की ग्रोथ आ जाती है, उससे फल की सेहत भी खराब हो जाती है, फल पूरा सड़ भी जाता है और बाजार भाव भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, इस रोग से मिर्च की फसल में भारी नुकसान होता है, तो किसानों द्वारा समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। इससे बचने के लिए किसान भाइयों में क्या करें, जब बुआई कर रहे हैं तब भी इससे एक तो बीज को उपचारित करके बोए। बीज उपचारित करने के लिए मैनकोजेब या जो कार्बेंडाजिम है उसकी कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके इसकी बुआई कर दे। फिर अगर खेत में आ जाती है ये श्यामवंड रोग, एंथ्रेक्नोज बोलते हैं, तो इसका नियंत्रण के लिए किसान भाई हमें जो मैनकोजेब दवा है उसका छिड़काव करना होगा। हमारे पास 15 लीटर वाली टंकी है, उसमें हम 30 से 35 ग्राम दवा घोल करके उसका छिड़काव करें। साथ ही इसको फिर हम रिपीट करना होगा हमें किसान भाइयों हर 10-12 दिन बाद में। इसके अलावा किसान भाई एक जो रोग और आता है इसमें, जिसको मरोड़िया बोलते हैं, माथाबंदी इसको बोलते हैं, या लीप कर्ल बोलते हैं, पत्तियां मुड़ जाती है। किसान भाइयों, ये रोग रस चूसने वाले कीट सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है, जिससे पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप किसानों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। ये विषाणु से होता है। किसान भाई एक बात ये समझने वाले हैं कि विषाणु एक बार पौधे में घुस गया तो उसको हम नहीं नियंत्रण कर सकते, मार नहीं सकते। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि बचाव का, कि इसको बचा लें। हम बचाएं कैसे किसान भाइयों, जब मिर्ची की पौध तैयार कर रहे हैं हम, तो पौध को बिल्कुल ढक के तैयार करें, उसमें कोई भी कीड़ा नहीं घुसे। आजकल तो बाज़ार में जाली मिलती है मच्छरदानी की तरह, वो ऐसी जालियाँ लाए और उसको ढक करके पौध तैयार करें उसको। किसान भाइयों, इस रोग के नुकसान को देखते हुए सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर मिर्च की फसल पर छिड़काव करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जिरेनियम, जिसे गमलों में उगाकर शहरों में घर की शोभा बढ़ाई जाती, तो वहीं गांव में किसान इसकी खेती करके तेल का उत्पादन करते हैं और लाभ कमाते हैं। लेकिन तेल उत्पादन के लिए इसकी खेती बहुत कम ही किसान कर रहे हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी जिरेनियम की खेती करना चाहते हैं तो कम समय और कम लागत में आपके लिए ये काफी फायदे की खेती हो सकती है। तो आइए इसकी खेती पर पूरी जानकारी के लिए मिलते हैं सीमैप लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो औषधि और सघन पौधों की बात करने जा रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो सघन, महत्वपूर्ण सघन पौधे की बात करेंगे जिसका नाम है जिरेनियम। जिरेनियम का घर की शोभा बढ़ाने के लिए गमले में उगाकर बेचने का काम बहुत से किसान पहले से ही कर रहे हैं। क्योंकि इसका फूल आकर्षक होता है, इसलिए इन्हें गमले से अधिक लाभ मिलता है। परंतु जिरेनियम की कुछ प्रजातियों की खेती तेल उत्पादन के लिए भी की जाती है
और केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ इसकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इसकी खेती के लिए जरूरी आदानों को भी उपलब्ध करवा रहा है। जिरेनियम जो पौधा है ये एक सुगंधित पौधा है जिसका तेल का इस्तेमाल जो सौंदर्य प्रसाधन है, साबुन है और जो परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है। हिंदुस्तान में इस पौधे की जो पैदावार है बहुत ही कम है और हम लगभग 98% 98% अपने देश की रिक्वायरमेंट का बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और इसमें दो तरह की प्रजातियां पाई जाती है, एक बुल्गेरियन, एक तो जिरेनियम आपका इजिप्ट टाइप का है, दूसरा बोरबोन का है। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसमें जिरेनियोल और सिट्रोनियोल दो कंटेंट पाए जाते हैं जो कि अच्छी किस्म के माने जाते हैं। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसकी हम बात करेंगे तो ये पौधा जो है इसको सीमैप ने डेवलप किया है, विकसित किया है भारत में। और इसको पहले जो पालनी हिल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ इंडिया में, और उत्तर भारत में पिछले 1.5 दशक में इसकी खेती की शुरुआत हुई है। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसकी एक प्रजाति सिमपवन हमारे संस्थान ने सीमैप ने विकसित की है। इस पौधे की जो खेती है वो सर्दी के समय पे की जाती है। इस पौधे की जो रुपाई है या प्रवर्धन है वो कटिंग के द्वारा किया जाता है। कटिंग बनाने के लिए बरसात के मौसम में लगभग 800 से 1000 पौधों को बचा लिया जाता है। जब बरसात खत्म हो जाती है उसके बाद में जब रात का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है उस समय पे जो पौधा है इसको फील्ड में लगा दिया जाता है तथा दिसंबर तक इसको फील्ड में रखा जाता है और लगभग 1000 पौधों से 1 हेक्टेयर का मटेरियल तैयार हो जाता है। इसमें जो कि 6 से 8 इंच की कटिंग हो जिसमें 2 या 3 आंख है उससे इस पौधे को आगे बढ़ाया जाता है। पौधे का जो समय है खेती का वो 15 जनवरी से लेके 15 मई तक का समय है। लगभग 4 महीने की खेती इसकी होती है। खाद लगाने के लिए आपको लगभग 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा पौधे के लिए देनी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा है वो आप 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 से 60 किलोग्राम पोटास खेत में बुआई से पहले या आप कह सकते हैं कि रुपाई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत के अंतिम जुताई के समय उसमें लगा दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो लगभग 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आप खेत में जुताई से पहले मिला दें। अगर गोबर की खाद के अलावा आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट है तो लगभग 3 से 4 टन वर्मिंग कंपोस्ट आप खेत में जुताई से पहले मिला दें तो वो खेत के लिए अच्छा रहता है, पौधे की बढ़वार के लिए बहुत अच्छा रहता है। और 1 हेक्टेयर में लगभग 40,000 पौधे इसके लगते हैं। आप कह सकते हैं प्रति एकड़ 16,000 पौधे इसमें लगते हैं। आपका खेत अगर 15 जनवरी के आसपास खाली हो रहा है तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधों की फ्रेश कटिंग काट के लगा सकते हैं। अगर आप फ्रेश कटिंग नहीं लगाना चाहें तो आप रूटेड कटिंग भी, पहले आप पौधों की कटिंग्स गमले में किसी स्थान पे किसी क्यारी में या आप पॉलीथीन बैग्स में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद खेत में इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। और नत्रजन की जो मात्रा है वो 2 या 3 हिस्सों में 20-25 दिन के बाद 3 हिस्सों में बांट के उसको अप्लाई करते हैं। अगर आप पौधे को खेत में जनवरी में लगा देते हैं, रुपाई कर देते हैं तो रुपाई करने के बाद तुरंत हल्का पानी लगा दीजिए। हल्का पानी लगाने के बाद में पौधा जब जड़ पकड़ने लगता है तो उसके 20-25 दिन बाद थोड़ा हल्के खरपतवार निकलना शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप 20-25 दिन बाद पहली खरपतवार नियंत्रण कर ले, पौधे से खरपतवार को खेत से खरपतवार को निकाल दे तो पौधे को अच्छी बढ़वार मिलती है। उसके बाद में जो नत्रजन की पहली मात्रा है वो खेत में आप छिड़काव कर दीजिए। खेत में छिड़काव करने से पहले या बाद में हल्का पानी लगाए ताकि नत्रजन पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। और उसके बाद में आप दूसरी खरपतवार के लिए या निराई गुड़ाई लगभग 2 महीने बाद करिए, जिस समय पौधा बढ़वार के लिए अच्छा होता है उस समय आप दूसरी नत्रजन की मात्रा डाल दीजिए। इसी प्रकार से आप हल्का पानी हर 15-20 दिन पे जब पौधे को आपको लगता है जरूरत है, पौधा थोड़ा सा हल्का मुरझाने लगे तो आप उसमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 6 से 7 पानी इस पौधे में फरवरी से लेकर मई तक देते हैं और 3 बार नत्रजन की मात्रा देते हैं। इस प्रकार से पौधा लगभग 100 से 110-120 दिन पे अलग अलग जलवायु के हिसाब से तैयार हो जाता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है।
घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। पहले तो इसको 6 फुट का फीता खोल के 6 फुट का फीता खोल के इसमें गोला लगाया जाता है और उसमें फिर 7 फुट गहरा इसको खोदा जाता है। खोदने के बाद 4 फुट 2 इंच का इसमें एक और गोला लगाया जाता है और उसमें बीच में चुनाई की जाती है, पत्थर की चुनाई की जाती है। और चुनाई करने के बाद ऊपर जो डोम है इसका ये इसमें ईंटें लगाई जाती है, इसमें 500 ईंटें लगती है। लगाने के बाद इसमें 18 बैग सीमेंट के लगते हैं, रेता बजरी लगता है। उसके बाद ये जो चीज़ जो है ये डोम तैयार होता है। तैयार होने के बाद जब इसमें गोबर डालते हैं हम, तो गोबर डालने के बाद ये 45 दिन के बाद काम करना शुरू करता है। गैस प्लांट जो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक तो है ये वो इनलेट हो गया जहाँ पर गोबर घोला जाता है, दूसरा आउटलेट हो गया जहाँ से गोबर बाहर निकलता है, और तीसरा ये डोम बना हुआ है, यहाँ पर गैस इकट्ठी होती है। ये 3 भागों में डिवाइड होता है। जहाँ पर गोबर घोला जाता है उसको इनलेट बोलते हैं। इसमें 25 किलो गोबर डाला जाता है और साथ ही साथ 25 किलो पानी डाला जाता है और इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए 20-25 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से डंडे से घोला जाता है। घोलने के बाद ये जो गोबर है ये बायोगैस के इस डोम में चला जाएगा पाइप के थ्रू, और पाइप से फिर ये गोबर जो है इनलेट आउटलेट के थ्रू ये बाहर निकलेगा और ये जो इसकी जो खाद है वो खेतों में डालने के काम आती है, जो कि हमारी खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है और बहुत ही ऑर्गेनिक के टाइम में ये बहुत ही लाभदायक है। ये जो डोम है ये इसमें जो पाइप लगी डोम में गैस इकट्ठी होती है और इकट्ठी होने के बाद ये पाइप के थ्रू ये चूल्हे तक, जहाँ हमारा चूल्हा बना हुआ है किचन में, वहाँ तक जाती है और वहाँ पर हम गैस को इस यूज कर सकते हैं। 6-7 आदमी का खाना हर रोज़ इससे बनता है और हर रोज़ इसमें 25 किलो गोबर डालना पड़ता है। किसान भाइयों, एक तो जो गोबर है वो सही मात्रा में सही सैलरी, जैसे एक नस्त 25 किलो गोबर 25 किलो पानी डाल के जो सही सैलरी बनेगी तभी ही ये गैस जो है अच्छी तरह से बनेगी। बाकी ये जो आउटलेट है यहाँ पर जो है बच्चे गिरने का खतरा रहता है। यहाँ पर किसी ऊपर से इसको ढक देना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि कोई बच्चा बुच्चा इसमें ना गिरे और कोई भी ऐसा पशु या बच्चा इसमें ना गिरे। इससे हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कृषि विभाग की तरफ से मतलब इस गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए किसानों को 10,000 रुपये दिए जाता है, जबकि इस पर कम से कम खर्चा 30-40 हज़ार के करीब लगता है, जो कि किसान अपना खुद जो है वो निर्वाह करता है। मगर इससे फ़ायदा किसानों को ये होता है, एक तो इसको जो मतलब जो गैस मिल रही है, एक सिलेंडर जैसे मान लो इसका हर महीने बच रहा है, और दूसरा इससे जो गोबर जो बाहर निकल रहा है उससे अपने खेतों की उर्वरक शक्ति को
दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ा सकता है और इससे कई बीमारियों का वो निदान हो सकता है। जो खाद है ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा और ये सेहत के लिए जैसे प्लांट लेंगे इससे जो पैदावार होने वाली सब्जियां या फसल होगी वो किसानों के लिए किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। हाँ भाइयों, अगर आप भी इस गोबर गैस को लगाना चाहते हैं तो आप निकटतम आपके जो कृषि विकास अधिकारी के दफ्तर या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कार्यालय में जाकर के या डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ आप लगा करके इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों की चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्ट्रॉबेरी की खेती करके किसान कम समय में कमा सकते हैं ज्यादा लाभ। बकरियों में होने वाली बीमारियों के कारण, लक्षण एवं उसका निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ATV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः आप सभी को अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से 67वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। अब दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।